वेलकम बैक नाजरीन। तैयब उर्दगान ने अपने दौर में एक और काम शुरू कर दिया है। आपको याद होगा कि फ़लस्तीन में जब बमबारी हुई थी, धमाके वगैरह हुए थे, तो तुर्की ने सबसे पहले आवाज़ उठाई थी और पाकिस्तान की मदद के ज़रिए उनका एक जहाज़ और अद्वियात का सामान लेकर गज़ा तक पहुंचा था। पाकिस्तानी सहाफ़ी भी इसमें मौजूद थे, जिसमें इसराइल ने हमला भी किया था। तुर्की ने बहुत कोशिश की है कि उनकी मदद की जाए और तुर्कों की कोशिश रही है कि तैयब उर्दगान की क़यादत में फ़लस्तीन का मुकदमा बेहतर से बेहतर अंदाज में लड़ा जा सके। दुनिया में जहां भी मुसलमानों के साथ ज़्यादती और जुल्म होता है, तुर्की सबसे पहले खड़ा होता है, कश्मीर के हवाले से सबसे पहले आवाज़ उठाता है और बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों में अपना मुकाम पैदा करें। तुर्कों को इसकी क्या ज़रूरत है, इसको ज़रा गौर से समझे। तुर्की एक बहुत बड़ा प्लान और मंसूबा लेकर चल रहा है। वो माशी लिहाज से अपने आप को मजबूत भी कर रहा है। उसने चीन के साथ तल्लुकात बहुत मजबूत कर लिए हैं। मुस्लिम दुनिया में एक एटमी ताकत है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ उसकी गहरी दोस्ती है। अक्सर उनके लोग यहाँ विज़िट करते हैं, तुर्क सदर भी आते रहते हैं, तैयब उर्दगान खुद आते हैं यहाँ पे, और ये सारी सूरत हाल वो समझ रहे हैं और प्लान और मंसूबा और पॉलिसी लेकर चल रहे हैं कि हमें आने वाले वक्त में किस किस की ज़रूरत हो सकती है। और तुर्कों की ख्वाहिश ये भी है कि खाना काबा और मस्जिद नबवी की ज़िम्मेदारी उनको वापस मिले। जिस तरह उन्होंने 100 साल पहले उसकी मेज़बानी की है, अब वो दोबारा यही चाहते हैं कि उसकी मेज़बानी का शर्फ उनको वापस दे दिया जाए। क्या ये ज़िम्मेदारी उनको वापस मिल सकती है? सऊदी अरब तो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा। अब ये मामला चला जाएगा वोटिंग के ऊपर। ईरान का वोट बहुत अहम हो जाएगा, पाकिस्तान का वोट तो ऑलरेडी बहुत अहम है, और भारत बहुत अहम हो जाएगा क्योंकि उसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आज तक सऊदी अरब के पीछे सबसे बड़ी ताकत थी वो अमेरिका थी, जिसकी वजह से सऊदी अरब अपने आप को महफूज और मजबूत समझता था। सऊदी अरब की बात नहीं कर रहा, जो सऊदीया के खित्ते में लोग रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आले सऊद की। आले सऊद अपनी हिफाजत और अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका के साथ दोस्ती करते हैं और उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। जितने भी तेल के कुएँ हैं जहाँ से तेल निकाला जाता है वो अमेरिकन कंपनियां ही निकाल रही हैं। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार करते हैं, या यूं कहा जा सकता है कि उनकी इकानमी एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है, लिहाजा ये एक दूसरे को प्रोटेक्ट करते हैं। अमेरिका को सऊदी अरब प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन सऊदी अरब को अमेरिका ज़रूर प्रोटेक्शन देता है, चाहे वो खुलकर सामना करे या अपने इत्तेहादियों के ज़रिए से भी उसकी प्रोटेक्शन करता है। अब ये तो सऊदीया का बंदोबस्त है जो उसने अपने लिए किया है। यूरोपियन ममालिक से भी उनके तल्लुकात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने दुनिया को पेट्रोल दिया है। पाकिस्तानी बेशुमार वहाँ पर जॉब करते हैं, इंडियन, बंगाली, अफ़गानी वहाँ पर जॉब करते हैं। उनकी इकानमी बहुत मजबूत है। और उसके बरक्स देख लें कि तुर्की की अभी इतनी इकानमी इतनी बड़ी नहीं है, इतनी मजबूत नहीं है, लेकिन फ्यूचर में उनकी इकानमी बहुत बड़ी होने जा रही है, क्योंकि 2023 के अंदर मुआहदा लौज़ान ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद शराइत उसके ऊपर जो लगी हुई थी वो ख़त्म हो जाएंगी। उसके बाद वो मजबूत हो जाएंगे। अब मामला ये है कि तुर्की ने भी अपने हरीफ पैदा करने शुरू कर दिए हैं, जैसे कि इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान और मशरिक़ वस्ता के मुख्तलिफ ममालिक, और सेंट्रल एशियाई ममालिक और रशिया के साथ भी उसने अपने तल्लुकात अच्छे कर लिए हैं। अब नई सफ़ बंदियाँ हो रही हैं। जो नई सफ़ बंदियाँ हो रही हैं वो सब के सामने हैं। आपको याद होगा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान को एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से रोक दिया था। पाकिस्तान मलेशिया में नहीं जा पाया था। तो हर कोई अपना एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, लेकिन इस वक्त अमेरिका की कमज़ोरी भी ज़ाहिर हो रही है। इस बात से सऊदी अरब को बहुत तशवीश है, और कुछ अमेरिका और सऊदी अरब के दरमियान जो आपसी तल्लुकात हैं वो भी उस तरह के नहीं रहे जैसे कभी पहले हुआ करते थे, और वो सारे तल्लुकात तेल की वजह से थे। तेल ही इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है। आप जानते हैं कि अमेरिका के ज़्यादातर तल्लुकात अपने ज़ाती मफाद के होते हैं। अब तेल की बैनुल-अक़वामी सूरत हाल आपके सामने है और वो जल्दी संभलती नज़र भी नहीं आ रही। तो इस सिचुएशन में अमेरिका को मज़ीद बोझ उठाने की ज़रूरत महसूस नहीं हो रही, और ख़ास तौर पर कोरोना वायरस के बाद अमेरिका को तो खुद बहुत बड़ा धचका लगा है। अमेरिका की इकानमी को बहुत बड़ा धचका लगा है और वो बहुत डाउन हो चुकी है। अमेरिका को संभलने के लिए एक बहुत बड़े पैमाने पर पैसा, पावर और वक़्त की भी ज़रूरत होगी, और इसके साथ साथ उनको बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, और वापस उनको इस मुकाम पर आते आते बहुत टाइम भी लग सकता है।
چائنا نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے اور ایک مضبوط حریف کے طور پر وہ امریکہ کے سامنے کھڑا ہے۔ چائنا کے ساتھ ترکی کی زبردست تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ بہت زبردست تعلقات ہیں، حتیٰ کہ سعودی عرب نے بھی وہاں چائنا میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو میرے خیال میں جو اگلا پلیئر ہوگا اس ساری سچویشن میں وہ چائنا ہوگا۔ یونائٹڈ اسٹیٹ بھی کچھ اس کے آس پاس رہے گا، لیکن 2023 اور 24 میں سب سے بڑا پلیئر ہے وہ چائنا ہی ہوگا۔ بہت سارے معاملات میں فیصلہ سازی کا جو رول تھا وہ اب امریکہ کے پاس نہیں رہا اور فیوچر میں وہ چائنا کے پاس چلا جائے گا، کیونکہ بہت ساری چیزوں میں امریکہ چائنا کا مقابلہ نہیں کر پا رہا، جیسے کہ ٹیکنالوجی میں، ایکسپورٹ میں اور ڈالر کی سچویشن پہ بھی وہ مقابلہ نہیں کر پا رہا، اور آنے والے وقت میں ڈالر کی وہ سچویشن بھی نظر نہیں آ رہی جو کبھی ماضی میں ہوا کرتی تھی، اور کرونا کے بعد ان کی اکانومی بہت بری طرح متاثر بھی ہوئی ہے۔ امریکن خود سوچیں گے کہ اب ان کو کس طرف جانا ہے، تو سعودی عرب کے ساتھ ان کا تیل کا ایک رشتہ تھا جو اب کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ زیادہ کمزوری اس لیے ہو جائے گا کہ آنے والے وقت میں تیل کی قیمت نہیں رہے گی، الیکٹرک گاڑیاں آ جائیں گی، اور بہت ساری الیکٹرک چیزیں تو آ بھی گئی ہیں، اور لیتھیم کے بہت بڑے بڑے ذخائر جو ہیں وہ ادھر سینٹرل ایشیا میں موجود ہیں، اور یہ سارے ذخائر پہنچ جائیں گے اب چائنا میں، اور چائنا نئی پروڈکٹس لے کر آئے گا مارکیٹ میں۔ اس سے تیل اور ڈیزل کی کھپت میں کمی ہو جائے گی، اور جب ان میں کمی ہوگی تو یہ چیزیں سستی فروخت ہونے لگیں گی، اور یہ مصنوعات پیٹرولیم بھی سستی ہو جائیں گی۔ جب یہ سستی ہو جائیں گی تو ایک وقت آئے گا کہ ان کو نکالنے کا خرچہ زیادہ ہوگا اور ان کی قیمت کم ہوگی، تو اس وقت وہ ممالک جن کا انحصار تیل کے اوپر ہے کمزور پڑ جائیں گے، جن کا انحصار تجارت اور ٹورزم اور ایجادات کے اوپر ہے، ٹیکنالوجی کے اوپر ہے، وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ تو ترکی اس معاملے میں سعودی عرب سے آگے ہے۔ یہ ہے ترکی کا ایک پلان۔ ترکی آنے والے وقت کو لے کر اپنا ایک پلان لے کر چل رہا ہے کہ آنے والے وقت میں کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ اس چیز کو فروغ دے رہے ہیں۔ ترکی اس معاملے میں سعودیہ سے بہت آگے ہے۔ اس کا ایک واضح اشارہ پاکستانی ٹیلی ویژن پر چلنے والا ایک ڈرامہ ارطغرل غازی بھی ہے، جو ایک خاموش پالیسی کے تحت بھی چلایا جا رہا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان کس کا ساتھ دینے والا ہے۔ مجھے امید ہے کہ سب نے یہ ڈرامہ ضرور دیکھا ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو ضرور دیکھیں، اور اس سے ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ ہمارا سفر کہاں سے شروع ہوا تھا اور ہم نے کس طرف جانا ہے۔ یہ تو ساری ہے ترکی کی سچویشن کہ ترکی نے آنے والے وقت کے لیے کیا کیا منصوبہ سازی اور پلان بنا کر رکھے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔